हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आप सबसे पहले वीडियोज़ को अटेंड करें और आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो आज हम डिटेल में बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। प्रिंसिपल्स, ज़रूरत क्यों है, इसकी नीड क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं, तो हर एक पॉइंट को हम क्लैरिटी से समझेंगे। सबसे पहले आते हैं नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यानी कि जो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड क्या है। इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल टू इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। कहते हैं कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो मीनिंगफुल निकले, उसका मतलब निकले इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र के लिए। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट सच इंफॉर्मेशन इज़ रिलायबल एज वेल एज कंपेरेबल। तो ज़रूरी है कि वो इंफॉर्मेशन रिलायबल हो, यानी कि विश्वास योग्य और कंपेरेबल हो, जिसकी हम कंपैरिजन करके देख सकें। द कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड टू सी हाउ ए फर्म हैज़ परफॉर्म्ड एज कम्पेयर टू अदर फर्म। कंपेरेबल का मतलब क्या है कि हम चेक करके देख सकते हैं कि हमारी फ़र्म दूसरी फर्म के कंपेरेटिवली कितना बेटर तरीके से कैसे परफॉर्म कर रही है, और हम चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के डाटा के साथ अब करंट ईयर के डाटा को भी। दिस बिकम्स पॉसिबल, ये तभी संभव है, ओनली इफ़ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ बेस्ड ऑन सम सेट रूल्स नोन एज पॉलिसीज, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस। कंपैरिजन तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर अकाउंटिंग हमने बनाई है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कुछ ना कुछ रूल्स के ऊपर, जैसे हम पॉलिसीज़, प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन कहते हैं, बेस्ड होगी, तभी हम बेटर तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं। क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए सेम तरीके का लेवल होना ज़रूरी होता है। तो अब हम चेक करेंगे कि ये कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन कौन सी कन्वेंशंस होती हैं। जो ये रूल्स होते हैं यूजुअली से हम गैप बोलते हैं, जिनकी जनरल एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसे बोलते हैं, जो शब्द द्वारा क्या होता है, एक्सेप्टेड होता है, गैप जिसे बोला जाता है। ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी, इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, कंसिस्टेंसी आ जाती है। जो प्रोसेस होते हैं अकाउंटिंग की, इन्हांस इट्स यूटिलिटी, जिससे यूटिलिटी जो होती है वो बढ़ जाती है डिफरेंट यूज़र के लिए। जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होती है वो अच्छे तरीके से इसको यूज़ कर सकती हैं। अब ये काइंड कितने टाइप की होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, कितने टाइप के जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं आज की क्लास में पढ़ेंगे। कहते हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर डिस्क्राइब बाय वेरियस टर्म्स सच एज अजम्पशन। कहते हैं हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल को बहुत सारी अलग अलग टर्म्स से जो डिनोट कर सकते हैं, जैसे कुछ अजम्पशंस, कुछ कन्वेंशंस, कंसेप्ट, डॉक्ट्रिन, पोस्टुलेट्स एटसेट्रा। दिस प्रिंसिपल कैन बी क्लासीफाई मेनली इनटू टू कैटेगरी। इन प्रिंसिपल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आ जाते हैं या फिर इसको अजम्पशंस बोल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशंस आ जाती हैं। सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशंस का मतलब क्या होता है। इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल पीपल्स। कहते हैं कि जो अकाउंटिंग लैंग्वेज हर एक पर्सन को सेम मीनिंग कन्वे कर सके, एंड टू मेक इट मोर मीनिंगफुल, और ज़्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल सके। मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट हैव एग्रीड ऑन द नंबर ऑफ कंसेप्ट। कि ज़्यादातर जो अकाउंटेंट होते हैं उनके पास बहुत सारे नंबर ऑफ कंसेप्ट होते हैं विच आर यूजली फॉलोअर, जिसको उसने फॉलो करना होता है। जो अकाउंटेंट होते हैं बहुत सारे कंसेप्ट्स को यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं प्रिपेयर करने के लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। जो अकाउंटिंग होती है वो हम अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ ना कुछ हमें कंसेप्ट्स जो होते हैं अकाउंटिंग के वो फॉलो करने पड़ते हैं। वो हर एक अकाउंटेंट जो फॉलो करता है जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं। दिस कंसेप्ट प्रोवाइड ए फाउंडेशन, फाउंडेशन होता है एक बेस, एक आधार मिलता है। इन्हीं कंसेप्ट से एक आधार मिलता है अकाउंटिंग प्रोसेस को। नो एंटरप्राइज कैन प्रिपेयर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट कंसिडरिंग दिस बेसिक कंसेप्ट और अजम्पशंस। कोई भी जो एंटरप्राइज होती है बिना कंसेप्ट को फॉलो किए, बिना अजम्पशंस को फॉलो किए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो प्रिपेयर नहीं कर सकती, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जाती हैं वो इन्हीं अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशन के बेस पे बनाई जाती हैं। दिस कंसेप्ट गाइड, ये जो कंसेप्ट होते हैं ये गाइड करते हैं, हेल्प करते हैं कि कैसे ट्रांजेक्शन्स है जो वो रिकॉर्ड की जाए और रिपोर्ट की जाए। कुछ यहाँ पे
फॉलोइंग में भी ट्रीटेड एज बेसिक कंसेप्ट, कुछ बेसिक कंसेप्ट और अजम्पशन के बारे में बताया गया है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से है। इशू बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो किसके द्वारा इशू किए गए हैं, ICAI द्वारा इशू किए गए हैं। देयर आर 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट और अजम्पशन, 3 जो बेसिक हैं जो फंडामेंटल हैं कंसेप्ट उनके बारे में बताया गया है। जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है कि जो हमारी कंसर्न होती है वो चलती रहती है कंटिन्यू, 10 साल 20 साल 100 साल जितने भी चलती होती है चलती रहती है। इसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता किसी भी मेंबर के आने जाने का। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कहते हैं कि जिस तरीके को मैंने पहले अडॉप्ट किया वही तरीका मैं आने वाले टाइम में अडॉप्ट करूँगी जिससे कंसिस्टेंसी जो बनी रहे। अक्रूअल कंसेप्ट कहते हैं। अक्रूअल कंसेप्ट में मतलब ये होता है कि अगर मैंने इनकम कमा ली है, चाहे वो मुझे कैश में रिसीव हुई है या नहीं हुआ है, उसको मैं तब भी रिकॉर्ड करूँगी। अगर मैंने खर्चा कर दिया है, चाहे मैंने कैश में पे किया या नहीं किया, तब भी मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी, तो उसको अक्रूअल कंसेप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग कंसेप्ट्स आ जाते हैं, कुछ अजम्पशंस आ जाती हैं। आर द अजम्पशंस विच आर प्रिज्यूम टू हैव बीन फॉलो इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कुछ अजम्पशंस भी होती हैं जो फॉलो की जाती हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। कुछ अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट को, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को, कोस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। तो आज की क्लास में आपको एक एक करके डिटेल से हर एक कंसेप्ट के बारे में क्लैरिटी करती हूँ। पहले मैं ओवरव्यू दूंगी, फिर मैं आपको जो बुक के हिसाब से दिया हुआ है उस हिसाब से समझाएंगे। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या कहते हैं कि जो बिजनेस होता है ये गोइंग कंसर्न है, ये चलता रहता है, लंबे समय तक चलता रहता है, ये गोइंग कंसर्न है। इसके एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसी मेंबर के छोड़ के चले जाने से, किसी मेंबर के आने से। बिजनेस जो होता है वो कंटिन्यू चलता ही रहता है। एज पर दिस कंसेप्ट इट इज़ अज्यूम दैट, कहते हैं इस कंसेप्ट के हिसाब से ये अज्यूम कर ले जाते हैं कि जो बिजनेस है वो कंटिन्यू रहेगा लॉन्ग पीरियड इन फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में लंबे समय तक अपना बिजनेस है जो चलता रहेगा। The transactions are recorded in the books of the business on the assumption that it is a continuing enterprise। जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर वो इसी अजम्पशन के बेस पे रिकॉर्ड की जाती हैं कि जो हमारी एंटरप्राइज है वो कंटिन्यू है, चलती ही रहेगी लंबे समय तक। इट इज़ ऑन दिस कंसेप्ट दैट वी रिकॉर्ड फिक्स्ड असेट एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। इसी कंसेप्ट के बेस पे हम जो अपनी फिक्स्ड असेट्स होती है रिकॉर्ड किया जाता है उसको उसकी ओरिजिनल कॉस्ट के बेस पे। एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दिस असेट विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू। हम बिना मार्केट वैल्यू को कंसीडर किए हुए अपनी ओरिजिनल कॉस्ट के बेस पे डेप्रिसिएशन है जो फिक्स्ड असेट्स के ऊपर चार्ज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए अगर कहते हैं मशीनरी परचेज की गई है विच वुड लास्ट से फॉर द नेक्स्ट 10 years, द कॉस्ट ऑफ दिस मशीनरी विल बी स्प्रेड ओवर द नेक्स्ट 10 years फॉर कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच ईयर्स। कहते हैं कि हमने मशीन खरीदी है, उसकी मान लो कि जो लाइफ टाइम वो 10 साल तक है, तो जो उसके 10 साल तक है उसकी लाइफ को हमने स्प्रेड कर देना है और नेट प्रॉफिट जो लॉस होता है उसको हमने देखना है कि कितना नेट प्रॉफिट एंड लॉस उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। Because of the concept of going concern, the full cost of the machine would not be treated as an expense in the years of its purchase itself। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर हमने आज मशीन को ख़रीदा है तो हम आज ही कहते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से जो फुल कॉस्ट होती है मशीन की उसको हम एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर सकते। कहते हैं द मार्केट वैल्यू द फिक्स्ड असेट इज़ इररिलेवेंट। कहते हैं जो मार्केट वैल्यू होती है वो इररिलेवेंट होती है क्योंकि उसको फोकस नहीं किया जाता। एंड इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट। मार्केट वैल्यू को बुक्स के अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट को जो लेके चला जाता है। एज दिस असेट आर नॉट गोइंग टू बी सोल्ड इन द नियर फ्यूचर। ये ऐसा इसलिए किया जाता है कि माना जाता है कि नियर फ्यूचर में जो असेट वो बेची नहीं जाएगी क्योंकि जो असेट्स खरीदी गई है वो लंबे समय तक यूज़ की जाएगी। क्यों? क्योंकि जो बिजनेस है हमारा वो लंबे समय तक जो चलेगा। इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट दैट आउटसाइड पार्टीज एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द एंटरप्राइज। कहते हैं ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के कारण ही जो पार्टीज होती हैं लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंटरप्राइज के साथ। गिव लोन्स एंड परचेज द डिबेंचर्स। लोन्स देते हैं, डिबेंचर्स को परचेज किया जाता है और ऐसे ही जो शेयर्स होते हैं और एंटरप्राइज के वो परचेज किए जाते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए
होता है, इसलिए जो लॉन्ग टर्म डीलिंग है जो की जाती हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ दिस कंसेप्ट का जो अनदर एग्जाम्पल बनते हैं दैट प्रीपेड एक्सपेंस विच हैव नो रियलाइजेबल वैल्यू, कहते हैं जैसे प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं जिसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है लेकिन फिर भी उसको बैलेंस शीट के अंदर साइड पे शो किए जाते हैं बिकॉज द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंस, क्योंकि जो इसका बेनिफिट होता है वो आने वाले नियर फ्यूचर में हो जाते हैं। प्रीपेड का मतलब क्या होता है कि पहले से हम कुछ खर्चे होते हैं जो कर देते हैं, आज मैंने एडवांस में जो खर्चा कर दिया है तो उसका बेनिफिट मुझे आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, ज़रूर मिलेगा। ऑल्सो विदाउट दिस कंसेप्ट, कहते हैं इस कंसेप्ट के बिना द क्लासिफिकेशन ऑफ करंट एंड फिक्स्ड एसेट एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कैन नॉट बी मेड। कहता है कि अगर ये कंसेप्ट यूज़ ना किया जाए तो जो असेट्स और लायबिलिटी होती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, उसको क्लासिफिकेशन करना, जस्टिफिकेशन करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये था लॉन्ग मतलब टाइम के लिए जो यूज़ किया था गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। आई होप कि आपको क्लैरिटी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी में क्या होता है कि कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं, यानी कि ईयर टू ईयर क्या होती है वो सेम तरीके से जो कंसिस्टेंसी जो अडोप्ट की जाती है रखते हैं वही सेम तरीका वही मेथड हम अडोप्ट करते हैं ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। जैसे एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, दिस कंसेप्ट स्टेट दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन कंसिस्टेंट फ्रॉम वन ईयर टू अनदर। कहते हैं जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, जो मेथड होते हैं वो ईयर टू ईयर सेम वैसे ही चलते हैं, रिमेन कंसिस्टेंसी से चलते हैं, कोई चेंजेस नहीं किया जाता। दे शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, इनको चेंजेस नहीं किया जाता। इन ऑर्डर टू इनेबल द मैनेजमेंट टू कंपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द डिफरेंट पीरियड एंड ड्रॉ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन अबाउट द वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइज। जब कंसिस्टेंसी बनी रहती है तो मैनेजमेंट उस कंसिस्टेंसी के कारण इजीली कंपैरिजन कर सकती है और इन फ्यूचर के लिए प्लानिंग है जो वो बना सकती है। इफ ए फर्म अडोप्ट डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन 2 अकाउंटिंग पीरियड, अगर मान लो 2 अकाउंटिंग पीरियड में अलग अलग प्रिंसिपल्स को अडोप्ट कर लिया जाता है फर्म द्वारा, द प्रॉफिट ऑफ करंट पीरियड विल नॉट बी कंपेरेबल विद द प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग पीरियड। तो फिर इसमें कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए बेस का सेम होना ज़रूरी है, यानी कि जो मेथड्स जो तरीके अपनाए गए अकाउंटिंग के लिए उनका सेम होना ज़रूरी होता है। अगर अलग अलग कर दे 2 सालों का जो हमने मेथड्स है वो अलग कर दे दोनों सालों में, तो उसमें हम कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा, फ्यूचर को प्लान करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ए फर्म कैन चूज़ एनी वन ऑफ द सेवरल मेथड डेप्रिसिएशन। हम जानते हैं कि डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है या कोई अदर मेथड होता है। बट इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द मेथड वंस चूजन विल बी मेकिंग प्रोविजन फॉर लाइकली। कहते हैं कि इसमें देखा जाता है कि जो एक बार मैंने मेथड यूज़ कर लिया वही उसके बाद में जो नेक्स्ट ईयर आएंगे वही सेम मेथड मैं अडॉप्ट करूँगी। जैसे इस साल मैंने मान लो स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन का चूज़ किया तो आने वाले सालों में भी स्ट्रेट लाइन ही चूज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि स्ट्रेट लाइन है नेक्स्ट ईयर अपन ने रिटर्न डाउन कर लिया, मेथड को चेंज नहीं करेंगे। अगर मेथड को चेंज कर दिया जाएगा तो वहाँ पे कंपैरिजन करना मुश्किल हो जाएगा और फ्यूचर की प्लानिंग करना मुश्किल हो जाएगा। लाइकवाइज कहते हैं इसी तरीके जो स्टॉक का वैल्यूएशन होता है और प्रोविज़न होते हैं जो डेट के ऊपर बनाए जाते हैं वो भी कंसिस्टेंस रखने पड़ते हैं प्रीवियस ईयर के, अदरवाइज जो डिसीजन होता है वो हमें मिसलीड डिसीजन मिलेगा, यानी कि यहाँ पे जो कंपैरिजन करके डिसीजन ले जाते हैं वो हमें गलत डिसीजन हो जाएगा। But the consistency concept should not be taken to mean that it does not allow a firm to change the accounting method according to the changed circumstances of the business। लेकिन कंसिस्टेंसी ये जरूर कहती है कि हमें कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए मेथड में, यानी कि जो मेथड मैंने लास्ट ईयर अडॉप्ट किया वही मेथड आने वाले ईयर्स में अपन फॉलो करें ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे और हम कंपैरिजन करके फ्यूचर का जो प्लान कर सकें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बिजनेस की जो सर्कमस्टांसेस जो होती हैं, एनवायरनमेंट जो होता है चेंज हो चुका है लेकिन फिर भी हम कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चल रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस बिजनेस को चेंजेस का जो अडॉप्ट करना पड़ता है। अदरवाइज अकाउंटिंग विल बिकम नॉन फ्लेक्सिबल, नहीं तो क्या हो जाएगी अकाउंटिंग हमारी नॉन फ्लेक्सिबल हो जाएगी। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है लचीलापन, नॉन फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि वो रिजिड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। एंड द इम्प्रूव टेक्निक ऑफ अकाउंटिंग विल नॉट बी यूज्ड। तो जो हमारी नई टेक्निक आएगी, इम्प्रूव टेक्निक आएगी, उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर हम अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस अपने बिजनेस को चेंज नहीं कर पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस हम अपने कंसेप्ट्स को, अपनी जो जम्पशंस यूज़ करना उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। As such, if the accountant feels that change in a particular method will lead to the better disclosure of the profit and the financial position of the business, the change method may be adopted। अगर महसूस होता है अकाउंटेंट को कि अगर चेंज कर सकते हैं,
अगर चेंज करने से जो प्रॉफिट एंड लॉस है, जो बैलेंस शीट है, वो हमें बेटर रिजल्ट दे सकती है, तो उस चेंज को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। हाउएवर द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द चेंज ऑफ मेथड एंड जस्टिफिकेशंस फॉर द चेंज मस्ट बी स्टेटेड क्लियरली बाय वे ऑफ फुटनोट टू इनेबल द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी अवेयर ऑफ द चेंज। लेकिन जो चेंज किया जा रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन फुटनोट में ज़रूर देनी चाहिए, ताकि जो यूज़र है जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है उसकी हेल्प हो जाए कि मेथड क्या कर दिया गया, इस बार चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास अक्रूअल कंसेप्ट। अक्रूअल का मतलब क्या होता है कि चाहे कैश पे की गई है या नहीं की गई है, उसको रिकॉर्ड कर लेना है। चाहे कैश रिसीव हुई है या नहीं हुई है, ट्रांजेक्शन हो गई है, तो उसको हमने रिकॉर्ड कर लेना अक्रूअल बेस पे। कहते हैं अक्रूअल कंसेप्ट कहता है कि इन अकाउंटिंग अक्रूअल बेसिस इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी कि जो रिकॉर्ड करना है ट्रांजेक्शन को, वो किस बेस पे करना, अक्रूअल बेस पे। इट प्रोवाइडेड मोर अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज एज कम्पेयर टू कैश बेसिस। कहते हैं कि अगर कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करते, कैश बेस का मतलब क्या है कि अगर कैश एक्चुअल में रिसीव हो गई है तब रिकॉर्ड करें, या एक्चुअल में कैश पे की गई है तब रिकॉर्ड करें, तो उस कैश बेसिस के कंपेरेटिवली कहता अक्रूअल कंसेप्ट है जो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता है हमें। अक्रूअल कंसेप्ट अप्लाई इक्वली टू रिवेन्यू एंड एक्सपेंस। कहते हैं जो अक्रूअल कंसेप्ट है ये इक्वल अप्लाई किया जाता है रिवेन्यू के ऊपर भी और एक्सपेंसेस के ऊपर भी। इन अक्रूअल कंसेप्ट रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल आर मेड। कहते हैं अक्रूअल कंसेप्ट के बेस पे जैसे सेल कर दी गई है हम साथ के साथ उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे हमें कैश मिली हो चाहे कैश ना मिली हो। ट्रांजेक्शन हो गई है यानी कि सेल हो गई है तो हम रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे कैश रिसीव हुई है चाहे नहीं हुई है। इसी तरीके से कहता है जो खर्चे होते हैं एक्सपेंसेस आर रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे असिस्ट इन अर्निंग द रेवेन्यू वेदर द कैश इज पेड फॉर दम और नॉट। कहते हैं रेवेन्यू को जनरेट करने के पीछे जो एक्सपेंसेस होते हैं जब वो एक्सपेंसेस कर दिए जाते हैं तो चाहे वो कैश में पे किए गए हों चाहे ना पे किए गए हों तब भी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। दस टू असर्टेन ट्रू प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, ताकि इससे हमें क्या चल जाए, ट्रू प्रॉफिट या लॉस पर चल जाए अकाउंटिंग पीरियड का। एंड टू शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिट एंड लॉस भी हमें ट्रू पर चल जाए, फाइनेंशियल पोजीशन है जो ट्रू पर चल जाए। अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं सभी एक्सपेंसेस इनकम होती हैं रिलेट करते हैं अकाउंटिंग पीरियड के दौरान, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे एक्चुअल में कैश पे की गई हो चाहे रिसीव की गई हो चाहे ना की गई हो। अक्रूअल कंसेप्ट इज ऑफन डिस्क्राइब एज अ मैचिंग कंसेप्ट। इसको क्या बोलते हैं, कई बार मैचिंग कंसेप्ट बोलते हैं। मैचिंग कंसेप्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हम रिवेन्यू को जनरेट करने के पीछे जितने खर्च हो जाते हैं और उस रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर को क्या करके चलते हैं, हम मैच करके चलते हैं, इसलिए कई बार इसको मैचिंग कंसेप्ट भी जो बोल दिया जाता है। The significance of these fundamental assumptions is that they need not be specifically stated in the financial statement, and the user of financial statement can take for granted that these assumptions have been followed while preparing financial statement। ये जो significance है fundamental assumption का, ये ज़रूरी नहीं है कि स्पेसिफाई किया जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, लेकिन जो यूज़र होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिनको चाहिए होती है वो टेक फॉर ग्रांटेड या उनकी मर्जी होती है कि जो एजम्पशंस है वो फॉलो कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। हाउएवर इफ एनी ऑफ द अबव मेंशन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन इज नॉट फॉलो देन दिस फैक्ट शुड बी स्पेसिफिकली डिस्क्लोज। अगर इनमें से कुछ भी अगर मान लो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन फॉलो नहीं की गई है तो उसको स्पेसिफिकली क्या करना पड़ेगा, डिस्क्लोज है जो करके चलना पड़ेगा। तो आगे नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको इसके अदर अकाउंटिंग कंसेप्ट कराऊंगी, डिटेल में कराऊंगी बिल्कुल। ऐसी रेगुलर क्लासेस देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।